हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, फटाफट से क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइव आने का कोशिश करिए ताकि आज का लाइव सेशन शुरू किया जाए। और एक एक क्वेश्चन को क्या करिएगा प्यारे बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बाबू, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए बाबू, नंबर क्या है 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, है ना, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको क्या मिलेगा बाबू, टाइम टू टाइम क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा। और सोमवार से, है ना, आपका लाइव टेस्ट भी शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट ग्रुप में लिंक मिलेगा, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, क्या आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? और उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो बाबू आपको ऑल सब्जेक्ट, है ना, यानी सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन लेना है। तो जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहां से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए, जो कि मेरा नंबर क्या है, नंबर नोट कीजिए 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर लीजिए अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करने में दिक्कत आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ना। इतना बार रिपीट हुआ है तो इस क्वेश्चन में दम है, और इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और आप सिर्फ समझिए, 100% गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। बाबू फैराडे ने अपना नियम क्यों दिया, हमने आपको बताया था। तो बाबू हमने आपको बताया था कि जब विद्युत अपघटन, है ना, जो कि हमने आपको क्या बताया कि जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, विद्युत की सहायता से, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, यानी विद्युत की सहायता से तोड़ना, है ना। तो जब हम किसी तरल पदार्थ में क्या करते हैं बाबू, यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। जब हम किसी तरल पदार्थ में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका जो आयन होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी ये मान लीजिए कि प्लस है, एनोड है, ये कैथोड है, तो बाबू एनोड पे क्या जाएगा, क्लोरीन माइनस जाएगा। और यहां पे याद रखना है कैथोड क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इस पे Na प्लस आके क्या होता है प्यारे बच्चों, जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कितनी की मात्रा में बाबू एनोड पे क्लोरीन जा रहा है और कितना की मात्रा में कैथोड पे क्या जा रहा है, सोडियम जा रहा है, इसकी गणना कोई भी नहीं दे पा रहा था। तब एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या था बाबू, फैराडे। और फैराडे ने बाबू वैद्युत अपघट्य के संबंध में कितने नियम दिए, तो वैद्युत अपघट्य के संबंध में 2 नियम दिए। उसे कहा जाता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का पहला नियम, और है एक फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो जिसमें से पहला जो नियम है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला नियम क्या है यहां पे आप लोग समझिएगा। फैराडे का वैद्युत अपघट्य में, मतलब वैद्युत अपघट्य के प्रथम नियम को लिखे अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, है ना, मान लेते हैं वैद्युत अपघट्य की क्रिया हो रही है यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं क्या हो रहा है, वैद्युत अपघट्य की क्रिया हो रही है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैद्युत अपघट्य की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि इसमें दूगो, एगो कैथोड होगा, एगो बाबू क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। ठीक है, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो बाबू इसमें क्या होता है कि जब भी किसी तरल पदार्थ में हम क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो इस तरल पदार्थ के जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, टूट जाते हैं। और ये अगर
एनोड है, ये कैथोड है, तो क्या होता है कि क्लोरीन एनोड पे आके जमा हो जाता है। अब बाबू याद रखना है कैथोड पे क्या होता है, Na+ आके क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा हम क्या ले लेते हैं, W। ठीक है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है ना, उसके समानुपाती होती है, या उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, तो समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान में रखना है कि W है तो W समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो यहां पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट Z है ना, इसमें क्या लगाते हैं, Z एगो कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, Q है तो Q। अब W इक्वल टू क्या होगा, Z। चूंकि आप सभी जानते हैं कि बाबू Q इक्वल टू क्या होता है, आवेश इक्वल टू क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T होता है। तो Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो I इंटू क्या लिख सकते हैं, T। तो ये हमारा क्या होता है, तो बाबू याद रखना है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है, और यही नियम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला प्रश्न 100% समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, पूरा का पूरा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो विद्युत की सहायता से अपघटित करना, यानी जब भी किसी तरल पदार्थ में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस तरल पदार्थ के आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और बाबू याद रखना है कि क्लोरीन मान लेते हैं कि NaCl है, तो बाबू यहां पे याद रखना है कि क्लोरीन किस पे आएगा, एनोड पे आएगा, और यहां पे याद रखना है कि कैथोड पे क्या जाता है, सोडियम जाता है। तो कितना के अमाउंट में दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ये अमाउंट जाता है, कितना के अमाउंट में बाबू जाता है, यानी पहला नियम क्या कहता है कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, कितना मात्रा है दोनों इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो रही है ना, यानी वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम लोग फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। यानी पदार्थ की मात्रा क्या ले लेते हैं, M भी मान लेते हैं, M समानुपाती क्या हो गया, Q। M इक्वल टू क्या होगा, तो वो समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, Z को हम लोग लगाएंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, Q है तो Q, M इक्वल टू क्या होगा, Z। Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू क्या लिख सकते हैं, T। तो यही तो होता है हमारा, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यही होता है हमारा फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब Z क्या है, Z क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा Z इक्वल टू क्या होगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहां पे आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या है। बाबू गजब का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या है। तो बाबू ध्यान में रखना है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, प्यारे बच्चों याद रखना है कि बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज, विलायक नहीं, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी तनु विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, PO माइनस PS बटा में क्या हो जाएगा PO, और ये बराबर होता है उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज को हम लोग स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस क्या लिखते हैं, कैपिटल N, और यही हमारा क्या होता है, तो यही होता है हमारा प्यारा बच्चों क्या, तो बाबू ध्यान में रखना है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट का नियम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2 नंबर में पूछा जाता है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। 100% है कि 2 नंबर आपका कटने वाला नहीं है। बताइए क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है, एक बार बताइए फटाफट से। चलिए क्लियर, आगे बढ़ जाइए। अगला कि रवादार ठोस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि रवादार ठोस क्या है ना। रवादार ठोस को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बाबू रवादार ठोस को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अब रवादार ठोस होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो हमने क्या बताया कि रवादार ठोस किसे कहते हैं कि जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसका एक निश्चित पैटर्न हो, जिसको हम बराबर बराबर क्या कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं,
है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस कहते हैं, चाहे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह आप लोग क्लियर रखिएगा कि जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसको हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित एवं नियमित होती है। जैसे मान लेते हैं कि बाबू ए आयन है, ए के बाद बी कोई परमाणु है, तो बाबू बी के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा। यानी इसका जो पैटर्न होगा बाबू एकदम नियमित होगा, है ना, इसका जो पैटर्न होगा नियमित होगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो बाबू इसी को कहते हैं रवादार ठोस। रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो बाबू ध्यान में रखना है कि वैसा ठोस जिसका एक निश्चित पैटर्न हो, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसको बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जो विसमदैशिक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया प्यारे बच्चों, NaCl, है ना, NaCl हमारा रवादार ठोस है। यहां पे याद रखना है कि CiCl, है ना, ये भी है। अब यहां पे ZnS जिंक सल्फाइड, है ना, ZnS, है ना बाबू, यहां पे याद रखना है ZnS, ये भी क्या है हमारा, तो बाबू ये भी हमारा एक रवादार ठोस का उदाहरण है, जिसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि ठोस प्रायः असंपीड्य क्यों होता है। बाबू आंसर लगाइए तो कि ठोस प्रायः असंपीड्य क्यों होता है, यानी ठोस पे दाब ओब का असर क्यों नहीं पड़ता है। कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसको दाबिएगा तो उस पे असर क्यों नहीं पड़ता है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ठोस प्रायः असंपीड्य क्यों होते हैं। यानी ठोस जो होते हैं ना बाबू, हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ाया था, तो पदार्थ की अवस्था हमने क्या पढ़ाया था, ध्यान में रखिएगा, तो पदार्थ की अवस्था हमने 3 पढ़ाया था। पहला होता है ठोस अवस्था, है ना, पहला होता है ठोस। अब ठोस में क्या होता है बाबू कि जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे सटे होते हैं, और इन अवयवी कणों को क्या किया जाता है, और पास नहीं लाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है। अब एक पदार्थ की अवस्था हमने पढ़ा था जिसमें पढ़ा था द्रव। अब द्रव जो होता है ना, द्रव के अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा गैप में रहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था बाबू कि एक होता है गैस, जिसके अवयवी कण काफी दूर दूर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो ये तो हम लोग को पढ़ना नहीं है कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है, हमको सिंपल सा पढ़ना है कि ठोस बाबू यहाँ पे असंपीड्य क्यों होता है, यहाँ पे याद रखना है कि इनकॉम्प्रेसिबल, यानी उसको आप दबा नहीं सकते हैं, है ना। तो बाबू याद रखना है कि ठोस प्रायः असंपीड्य इसीलिए होता है क्योंकि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, मान लेते हैं कि ये ठोस का कोई संरचना है, ये कोई ठोस का संरचना है, तो ये जो ठोस के अवयवी कण है ना, अब इन अवयवी कणों को और नजदीक क्या नहीं लाया जा सकता है, इन अवयवी कणों को और नजदीक आप नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो ठोस के बाबू याद रखना है कि जो कण होते हैं ना, एक दूसरे से सटे होते हैं, इसलिए जो ठोस होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, असंपीड्य होता है, उस पे दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साफ साफ लिखिएगा कि ठोस के अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन की मध्य दूरी बहुत कम होती है, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, और इन्हें अधिक और पास लाने में बाबू याद रखना है कि कणों के इलेक्ट्रॉन अब्रों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा, अतः इन्हें और अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए जो होता है क्या होता है, ठोस प्रायः असंपीड्य होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके जो अवयवी कण है ना, अब इससे पास नहीं आ सकते, इसलिए ठोस पे कभी भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसका आकृति और आकार चेंज नहीं कर सकते हैं दबा के, ठीक है, क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि मोलरता एवं मोललता में कोई 2 अंतर लिखिए। मोलरता और मोललता में कोई 2 अंतर लिखिए। अब बाबू हमने मोललता भी आपको पढ़ाया था, मोलरता भी पढ़ा था कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था ना मोलरता, है ना बाबू। मोलरता में हमने क्या पढ़ा था, मोलारिटी। मोलारिटी में हमने क्या पढ़ा था कि प्रति लीटर, इसमें लीटर में, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। और मोलरता पे क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, क्लियर रखिएगा। और मोललता क्या होता है, तो मोललता के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि प्रति केजी विलायक में चाहे बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग उसे कहते हैं मोललता यानी मोलालिटी।
प्रति केजी बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू विलय का मोल लता कहते हैं। क्लियर रखिएगा। अब मोल लता का मात्रक क्या होता है? तो मोल प्रति किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान को कभी किलोग्राम में मापा जाता है, तो मोल प्रति किलोग्राम। और याद रखना है एक बात कि मोल लता पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप मोल लता चाहे मोल लता के बारे में अनगिनत चीजें लिख सकते हैं जो कि हमने आपको पढ़ाया है। तो यहां पे आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए और एक एक का क्या करिए बाबू, अंतर निकालते चलिए। देखिए यहां पे मोल लता क्या है? तो मोल लता 1 लीटर विलयन में किसी पदार्थ के विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल लता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में, यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल लता कहते हैं बाबू। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मोल लता किसे कहते हैं? तो बाबू मोल लता हमने क्या समझाया कि प्रति केजी बिलियन में, प्रति किलोग्राम, यानी प्रति किलोग्राम चाहे प्रति केजी बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल लता कहते हैं। तो एक डिफरेंस आप लोग लिख दिए। दूसरा लिखिएगा कि मोल लता विलयन के आयतन से संबंधित होता है। जो मोल लता है बाबू लीटर आयतन, यानी इसमें लीटर में है तो आयतन को लीटर में मापा जाता है। तो याद रखना है ये किससे संबंधित होगा? मोल लता प्यारे बच्चों कि विलयन में मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। और जो मोल लता होता है ना, विलयन के आयतन से संबंधित होता है। किससे बाबू? विलयन के आयतन से संबंधित होता है। क्लियर। अब देखिए मोल लता विलायक के मात्रा से क्या होता है बाबू? संबंधित होता है। दूसरा डिफरेंस अगला है कि मोल लता ताप से परिवर्तित हो जाता है, यानी मोल लता पे ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोल लता पे क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक होता है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, उस पर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पर क्या होगा? ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? प्रति केजी विलायक में बाबू, प्रति केजी विलयन में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस आपके लिए काफी है और हो सकता है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोलिए क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए कि हेनरी के नियम क्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन लाजवाब है और दोनों नियम में से एगो नियम कंफर्म है, या तो फैराडे का प्रथम नियम, क्योंकि द्वितीय नियम पूछ चुका है 2025 के एग्जाम में, द्वितीय नियम पूछ चुका है। तो या तो पूछेगा फैराडे का प्रथम नियम या ये हेनरी का नियम। बाबू ध्यान में रखना है, हेनरी का नियम क्या कहता है? सबसे पहले कि स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता। अब यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे क्या करना है? हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर टेम्परेचर है, ठीक है। स्थिर क्या है बाबू? स्थिर टेम्परेचर है। स्थिर क्या है? टेम्परेचर है। मान लेते हैं ये क्या है? गैस है। ये मान लेते हैं क्या है? गैस है ना। गैस जल रहा है ये, ठीक है। स्थिर ताप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्थिर ताप है। और इसमें क्या है बाबू? ये द्रव है ना। इसमें क्या है बाबू? ये द्रव है ना। ये क्या है बाबू? द्रव है। तो स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में, ये क्या है बाबू? याद रखना है, ये हमारा क्या हो गया? द्रव हो गया। तो स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में अब हमको क्या घोलना है? तो बाबू इसमें कोई गैस घोलना है। क्या घोलना है बाबू? याद रखना है, गैस घोलना है। यानी किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इसी को क्या कहा गया है? तो हेनरी का नियम दिया गया है बाबू। हेनरी का नियम क्या है बाबू? फिगर से याद रखिएगा कि स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। यानी बाबू याद रखना है कि P समानुपाती क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। अब बाबू P है तो P समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, है ना। और यहाँ पे K को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? नियतांक लगाएंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? KH हेनरी नियतांक लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? X। तो यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? KHX, जिसमें से प्यारे बच्चों P क्या है? गैस का दाब है। KH क्या है? तो एक हेनरी नियतांक है। X क्या है? गैस का मोल प्रभाज है ना। याद रखना है। देखिए फिर से समझिए यहाँ पे हेनरी के नियम को। तो हेनरी का नियम किस लिए है? किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, यानी किसी द्रव में अगर आपको कोई गैस को घोलना है तो कैसे घोलेंगे? तो स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो गैस का दाब मान लेते हैं P और ये समानुपाती होती है प्यारे बच्चों X के, है ना।
तो यहाँ पे अगर P है तो P, अब इक्वल टू समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, और यहाँ पे KH क्या लगाएंगे, हेनरी नियतांक, और यहाँ पे X है तो X, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बाबू यही हो जाएगा हमारा हेनरी का नियम। यानी P क्या है, गैस का दाब है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है, और X क्या है, गैस का मोल प्रभाज है। ये याद रखिएगा, ठीक है, लिख भी लीजिएगा कि P क्या है बाबू, तो P इक्वल टू क्या होगा, गैस का दाब, है ना, गैस का क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, गैस का दाब हो जाएगा। KH क्या होता है, तो एक ये हेनरी नियतांक होता है, क्या होता है बाबू, हेनरी नियतांक होता है, हेनरी नियतांक होता है। और यहां पे X जो होता है ना, गैस का मोल प्रभाज होता है, और यही होता है बाबू, याद रखना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हेनरी का नियम कहते हैं। फिर से समझिए कि स्थिर ताप एवं दाब पे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि विलयन में गैस के मोल अंश उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी P समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चे, X हो जाएगा। कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए, कहीं भी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ जाए अगला कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वहीं पढ़िए जो एग्जाम में आए, आलतू फालतू मत पढ़िए, वही सब क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, अवैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसको तोड़ना, है ना। तो बाबू इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब भी किसी तरल पदार्थ में हम क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण तरल पदार्थ के जो आयन होते हैं ना, उससे अलग हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि किसी तरल पदार्थ में, ये कोई तरल पदार्थ है बाबू, ये क्या है, कोई तरल पदार्थ है ना, ये क्या है, कोई तरल पदार्थ है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ये कोई क्या है, तरल पदार्थ है ना, ये कोई क्या है, तरल पदार्थ है। अब ये मान लेते हैं कि एनोड है, यहां पे फिगर को सही से बनाने दीजिए, ठीक है, फिगर सही बनेगा, सब चीज सही बनेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई तरल पदार्थ है। अब यहाँ पे याद रखना है कि तरल पदार्थ में ये मान लेते हैं कि 2 क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, और ये हमारा क्या है, तरल पदार्थ, ठीक है, याद रखना है तरल पदार्थ है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी तरल पदार्थ में हम क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या, माइनस। अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित करेंगे, और इसमें मान लेते हैं कि NaCl है, इसमें NaCl घुला हुआ है, और जैसे ही हम इसमें करंट को प्रवाहित करेंगे तो इस तरल पदार्थ के जो आयन होगा ना, जैसे NaCl है, तो ये क्या हो जाएगा, Na पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, Cl पे माइनस। तो जो Na पे प्लस है वो किसके पास जाएगा बाबू, ये किसके पास चला जाएगा, तो ये कैथोड के पास चला जाएगा, ठीक है। और जो Cl पे माइनस है ये क्या होगा, एनोड के पास चला जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू वैद्युत अपघटन, यानी विद्युत की सहायता से उसको तोड़ देना, अपघटित करना। बोलिए बाबू, क्लियर हो गया कि जब भी किसी तरल पदार्थ में हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें जो आयन होगा, KCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, अब इसके आयन क्या होते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं और अपना अपना इलेक्ट्रोड चुन लेते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया बाबू कहते हैं। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़िए अगला कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव। बाबू हमने आपको बढ़ाया था कि अभिक्रिया का जो वेग या अभिक्रिया की कोटि, मतलब याद रखना है, का दर होता है, अभिक्रिया का वेग या दर सेम होता है, तो इस पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, इसकी सांद्रता पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है, पढ़ाए थे ना ये सारी चीजें, हमने 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ है आपको कि बाबू कि अभिक्रिया का दर या वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाबू अभिक्रिया का दर या वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है। और बाबू याद रखना है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, यहाँ पे याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समानुपाती होता है। अभिक्रिया का क्या होता है, ये जो वेग होता है ना, ये समानु होता है ताप पे, है ना। ये किस पे, किसके समानुपाती होता है, ताप पे समानुपाती होता है। यानी R समानुपाती क्या हो जाएगा T। यानी याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग ताप पे निर्भर करता है।
जैसे ही अभिक्रिया का बाबू क्या ताप बढ़ाया जाता है तो बाबू क्या अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अगर लगभग हम 10% अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को दर्शाएंगे ना, यानी ताप 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुना हो जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखना है, कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो याद रखना है कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखिएगा कि ताप बढ़ाने पे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब यहां पे ध्यान रखिए कि ताप जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच, अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होती है ना, उतना तेजी से होता है। मोटे तौर पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए ना तो अभिक्रिया का वेग, हमने क्या कहा, अगर ताप का मान 10 डिग्री बढ़ाइएगा ना तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव पड़ता है कि अगर अभिक्रिया के वेग में ताप को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और ताप जितना अधिक होगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगी। लगभग 10% अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। बोलिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला कि शून्य क्रम की प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका बाबू, हमने क्या किया था, व्यंजक भी प्राप्त किया था। कल के ही क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि सर ने व्यंजक प्राप्त किया था, यानी हमने व्यंजक प्राप्त किया था बहुत अच्छी तरीके से। अब बाबू एक बात बताइए कि शून्य क्रम की अभिक्रिया या शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया कि यदि किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के, अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के, इसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। चलिए नहीं समझ में आया, हम मिटा देते हैं। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि A+B मिल के कोई अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो बाबू शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो यदि किसी अभिकारक का दर या वेग क्या हो, समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता। ये क्या हो गया, ये अभिकारक ये हो गया, और ये कोश देखिए, ये तो हमारे अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होता है, और इसको हमने क्या बताया, ये होता है सांद्रता। इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता। सांद्रता बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो बॉक्स है ना, इसको सांद्रता बोला जाता है। तो कैसे याद रखिएगा, यदि किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के क्या, 0 घात के। तो यहां पे A का 0 घात और यहां पे क्या होगा, B का 0 घात। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए R है तो R समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, यहां पे K को कांस्टेंट लगा देंगे। अब A की पावर क्या होगा, यानी A की सांद्रता 0 और यहां पे क्या होगा, B की सांद्रता 0। अब बाबू आपको हमने बताया है, चूंकि यहां पे आप लोग लिखिएगा, चूंकि आप यहां पे लिख सकते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसे हम लोग 1 मानते हैं। बाबू किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के, अब A के पावर 0 है तो क्या लिखेंगे 1, अब B के पावर 0 है तो 1, यानी R इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। यानी इसमें क्या हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, दर और दर स्थिरांक, यानी R को क्या कहा जाता है, दर, और यहां पे K को क्या कहा गया है, दर स्थिरांक। तो कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दर और दर स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो बहुत शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर और दर स्थिरांक की इकाई समान होती है। यह आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। बोलिए, स्पष्ट हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहां पे आप लोग क्या करिएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यदि किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के, उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर और दर स्थिरांक की इकाई बराबर होती है, उसको भी हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका यहाँ पे याद रखना है कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड का इनवर्स होता है। ये भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य क्रम की प्रतिक्रिया कहलाता है। तो बाबू ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया से दर आगे बढ़ती है ना। शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए बाबू यहाँ पे दर
क्या होता है, R इक्वल टू क्या होगा K। और ये डेफिनेशन हम कहेंगे कि छोड़ ही दीजिएगा, साफ लिखिएगा कि यदि किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और बाबू याद रखना है कि इसका जो बाबू याद रखना है कि दर और दर स्थिरांक की इकाई इसमें बराबर होती है, ये आप लोग याद रखना है, और ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सिंपल सा बात। अब यहाँ पे NH3 का प्लेटिनम के सतह पर विघटन, ये याद करने वाला चीज है, इसमें कुछ भी नहीं समझना है, ये क्या हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। HI का सोने के सतह पर विघटन, ये भी क्या होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो ये याद करने वाला चीज है। आगे बढ़ जाइए कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, बाबू ठोस के भी प्रकार होते हैं, है ना। नेटवर्क ठोस को हम लोग सहसंयोजी ठोस के नाम से जानते हैं। और देख लीजिए आपकी 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बाबू कब आया हुआ है, 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा 2024। देखिए यहां पे क्या है, नेटवर्क ठोस के बारे में बोला गया है कि नेटवर्क ठोस क्या है ना। नेटवर्क ठोस का मतलब होता है सहसंयोजी ठोस, यानी वैसा ठोस जिसके अणु परमाणु आयनों के बीच क्या बंधन बल रहा है, तो बाबू याद रखना है सहसंयोजी बंधन बल से बंधे रहते हैं, इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस, या उसी को हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, है ना। तो सिंपल सा लिखिएगा कि सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस क्या है, तो याद रखना है कि वैसा ठोस जिसके अणु परमाणु आयनों में सहसंयोजी बंधन बल से बंधा रहता है, इस प्रकार के ठोस को हम लोग सहसंयोजी ठोस कहते हैं। और बाबू जैसे एग्जांपल में दे दीजिएगा, क्या, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण होते हैं। उसमें क्या होता है, नेटवर्क जैसी संरचना होती है, जैसे शोर होता है ना, आप लोग देखे होंगे पौधे का शोर, पेड़ पौधे का शोर, इस प्रकार की उसमें संरचना होती है नेटवर्क ठोस में, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि नेटवर्क ठोस आखिर हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और कल है संडे, और कल होगा हम लोग का मिक्स लाइव टेस्ट, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करिए कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को क्या करिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना प्रश्न याद हुआ, कितना प्रश्न नहीं याद हुआ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।